की टॉपिक जिसके अंतर्गत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड हैजार्ड्स टू क्रॉप, एनिमल एंड ह्यूमंस, यानी कि फसलों, प्राणियों व मानवों के पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंध संकट के बारे में देखेंगे। साथियों, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग को शिकायत था कि सर टेक्नोलॉजी थोड़ा से स्क्रीनशॉट करने में आता नहीं है करके, तो मैं कोशिश किया हूँ कि थोड़ा सा आप ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका जो क्या है थोड़ा से कैमरा उमरा सब चीज़ तो क्या है मैं थोड़ा से इस बार क्या है मेंटेन करके लेकर के आया हूँ, तो आपको क्या है बहुत सारा जो शिकायत है आप लोग का दूर हो जाएगा। तो चलिए हम इससे बात करेंगे। तो आप लोग को पता होगा साथियों कि हाल के जो दशक में, क्योंकि इंसान शुरू से ही अपना काम को आसान करने के लिए विभिन्न प्रकार के तकनीकी का सहारा क्या है लेता रहा है, लेकिन आज के समय में हम अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति के अंधाधुंध उपयोग तथा विभिन्न प्रकार के तकनीकी के साथ साथ रसायनों का प्रयोग जो आज हमारे लिए खतरा की पर्याय बन चुका है, और इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो पर्यावरण प्रदूषण से संबंध क्या क्या संकट है, और जो ये क्या बोलते हैं जी फसल, प्राणी और मानवों में किस प्रकार से प्रभावित है। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरणीय प्रदूषण और प्रदूषण के प्रकार। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम बोलें तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जो अवांछनीय विषाक्त तत्वों के अवांछनीय प्रसार ही क्या है पर्यावरण प्रदूषण है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्थानीय रूप से या हम जिस आवास में रहते हैं उस आवास पर जितने भी जो अवांछित तत्व है, अवांछित विषैले जो विषाक्त तत्व है, उसी की जो प्रसार है वह क्या है जो हमारे जनजीवन को कहीं न कहीं, क्रॉप को, हमारे पशु को, यानी कि और साथ साथ हमें क्या है प्रभावित करता है, वो सब क्या है पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत आता है। तो साथियों हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो इसका जो प्रकार की बात करें तो हम मूलभूत रूप से हम इसे 3 प्रकार में बांट करके पढ़ते हैं, और ये जो प्रकार हम जो बांट रहे हैं ये क्या है आवास के आधार पर है। तो पहले देखिए वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण का तात्पर्य है कि जो वाटर बॉडी है, जो जलीय जो आवास है, उस पर अवांछित तरीके से अन्य जो रसायनों के, टॉक्सिक जो मटेरियल के, या जो नॉन डिग्रेडेबल कूड़ा करकट के प्रसार को ही हम क्या करते हैं जल प्रदूषण में लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें नदी नाला, जहाँ पर जलीय जीवन का प्राकृतिक आवास होता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जैसे हॉस्पिटल वेस्टेज है, प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिकल वेस्टेज है। इसके अलावा समुद्रों में अगर हम देखें तो जहाज़ों के द्वारा रिसाव हुए तेल तथा अन्य प्रकार के जो प्रदूषण है जिसे हम वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। उसी तरीके से हम देखें वायु प्रदूषण को, तो वायु प्रदूषण में साथियों देखें तो हमारे जो वायु में मंडल में विभिन्न प्रकार के जो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडल जो कंपोजिशन है उस पर किसी भी जो क्या बोलते हैं गैसेस कंपोजिशन का कम ज़्यादा होना, या जो ऐसे जो उसमें गैसेस कंपोजिशन का जो आना जो क्या करते हैं हमारे जो नेचुरल जो आवास के लिए हानिकारक साबित होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, अमोनिया तथा अन्य जैसे फ्लोराइड है, ये सब क्या है एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन में हम देखें तो जो स्थलीय जो आवास है उसमें नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट का प्रसार, यानी कि जो नॉन अपघटनकारी जो वेस्ट है उसके जो प्रसार जो बढ़ा है, जो क्या करते हैं जो पौधे की वृद्धि को क्या करता है प्रभावित करता है तथा विषाक्त कर देता है, जिसे हम क्या पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन के अंतर्गत देखते हैं। तो साथियों प्रदूषण को इतना ही इसमें। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड एसोसिएटेड हैजार्ड्स टू क्रॉप, यानी कि फसल के लिए पर्यावरण प्रदूषण और संबंधित खतरे। तो अगर हम देखें फसल के लिए क्या क्या पर्यावरण से संबंधित खतरे हैं, तो यहाँ पर साथियों हम पाते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो फसल में आज पर्यावरणीय जो प्रभाव पड़ा है, जिसमें से हम कुछ लाइन को कंसीडर करते हैं। तो देखिए सभी प्रकार के जो प्रौद्योगिकी है, सभी प्रकार के प्रौद्योगिकी आज पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, जो
हम कह सकते हैं जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, औद्योगिक रूप से जो हमारा एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट का जो उत्पादन है वह भी कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक है साथियों, एक तो प्रदूषक का हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर फील्ड भी है, और साथ साथ जो अन्य जो प्रौद्योगिकी के जो उत्पाद है, अन्य प्रौद्योगिकी से निकलने वाले जो वेस्ट है वह भी आज कहीं ना कहीं कृषि को, क्रॉप को, फसल को क्या है, प्रभावित किया है। इसके अलावा हम देखें तो वायु की जो भौतिक रासायनिक संरचना, ठीक है, वायु की भौतिक रासायनिक संरचना, ठीक है, तो आप देखें तो हमारे जो वायु की भौतिक और रासायनिक विशिष्ट जो संरचना होती है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है, उसी प्रकार से क्रॉप के लिए भी, क्रॉप के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी उत्पादकता के लिए भी वायु की स्पेशल जो स्ट्रक्चर है, जो मात्रा है, वह क्या एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। लेकिन आज के समय में इसका जो संरचना है, भौतिक रासायनिक संरचना है, उस पर क्या है, महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है, जो क्रॉप के मेटाबॉलिज्म पर, उत्पादकता पर तथा अन्य जो फैक्टर है उस पर क्या है, महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। इसी तरीके से अगर हम देखें, मैं यहाँ पर एक प्रदूषण को नहीं कंसिडर किया हूँ, इनके अलावा भी जो पर्यावरण जो विद है वो लोग मानते हैं। साथियों आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लाइट जो प्रदूषण है, ठीक है, प्रकाश जो प्रदूषण है, ठीक है, वह महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। आपको पता होगा कि जो लाइट है यह एनिमल तथा प्लांट के बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो सर्कडियन जो रैथम है उस पर क्या करता है, निगेटिव प्रभाव डालता है। तो लाइट का भी सही संतुलित मात्रा में होना जरूरी है, ठीक है। हम इसी में अगर देखें क्रॉप पर अगर प्रभाव को अगर देखें, बात करें, ठीक है, तो आज हम तकनीकी के आरंभ से ही अगर हम बात करें तो जितने भी वायु के जो गुणवत्ता है, खास करके आपको पता है, आप तकनीकी यूज करते हैं, कोई भी जो प्रौद्योगिकी आप यूज करते हैं, तो आपको पता है कि आपके खेत में क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर चलेगा, हार्वेस्टर चलेगा, और वो क्या निकालता है जी, धुआं निकालता है, धुआं छोड़ता है। इसके अलावा और तकनीकी की बात करें तो हम जितने भी प्रकार की दवाइयों का, चाहे वो हर्बिसाइड हो या अन्य जो पेस्टिसाइड है या फर्टिलाइजर है, ये सब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा जो आज की जो तकनीकी है ये क्या करता है, प्रदूषित करता है, ठीक है, और जिससे क्या है, वायु के कंपोजिशन पर, मृदा के कंपोजिशन पर निगेटिव प्रभाव डाला है, जो कहीं ना कहीं हमारी जो फसल को विषाक्त कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें प्रदूषण से पौधों की क्षति, ठीक है, तो प्रदूषण से आज इतना बढ़ गया है क्रॉप लैंड में जो प्रदूषण, जो क्या है, हमारे फसल को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से आज क्या कर रहे हैं, घेर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो फसल में हमारा क्या देखने को मिलेगा, विभिन्न प्रकार के नेक्रोटिक घाव तथा हरी महीनता। हम आगे जा करके जो फ्लोराइड पढ़ेंगे, अमोनिया पढ़ेंगे, वहाँ पर और सिम्टम को डिफाइन करेंगे। तो चलिए हम देखेंगे पर्यावरण से, देखिए एयर पॉल्यूशन, डैमेज टू क्रॉप, एनिमल एंड द ह्यूमन, ठीक है, जो वायु प्रदूषण है, ठीक है जी, वायु प्रदूषण है, ये क्या करता है, एनिमल, ह्यूमन और क्रॉप को क्या करता है, डैमेज करता है। तो आज हम देखें वायु प्रदूषण में तो बात करेंगे क्या क्या जी, फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया, ठीक है, ये जो अन्य विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो इथाइलिन, प्रोपालिन, ठीक, ये सारे जो प्रदूषक जो पदार्थ है हमारे। इसके अलावा हम यहाँ पर और देख सकते हैं डस्ट, ठीक है, तो डस्ट में आपका आता है मैकेनिकल डस्ट। ये सारे जो प्रदूषक जो पदार्थ है हमारे वायुमंडल को क्या करता है, विषाक्त कर देता है, जहरीला बना देता है, और हमारे जो क्रॉप पर, एनिमल पर, विभिन्न जनजीवन को क्या करता है, निगेटिव प्रभाव डालता है। तो इन्हीं प्रभाव को हम आगे जाकर के डिटेल में देखेंगे। और हम इसके मेजर की बात करें तो पौधों और जानवरों पर वायु प्रदूषण के प्रभावों को निम्न कारकों से हम माप सकते हैं। अगर हम देखें इनके जो प्रभाव है, इस प्रकार जो प्रदूषक है, इनके हम प्रभाव को अगर हम देखें, ठीक है,
तो ये कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट है आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है एंजाइम सिस्टम के साथ हस्तक्षेप करके। ठीक है, जो एंजाइम सिस्टम के साथ जो हस्तक्षेप हुआ है, क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जो ग्रीन हाउस गैसेस है वह बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे क्या है एंजाइम सिस्टम हस्तक्षेप होता है। नेक्स्ट है कोशिकीय भौतिक रासायनिक संरचना में परिवर्तन। जो कोशिकीय भौतिक रासायनिक संरचना है उसके परिवर्तन से भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चयापचय, जो मेटाबॉलिज्म में वृद्धि के कारण वृद्धि और उत्पादन में कमी, हम इसके वजह से भी माप सकते हैं। जैसे ओजोन की बात करें तो ओजोन की जो प्रदूषण होता है तो वहाँ पर कई बार होता है जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वह एक्सप्रेस नहीं होता है, उत्पादकता में वहाँ पर दिखाई देता है, तब इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है तीव्र तत्काल प्रभाव, डिग्रेशन या अधपतन। यहाँ पर हम देखें जो उत्तक का तीव्र और तत्काल प्रभाव से जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रदूषण है, ठीक है, जो तत्काल प्रभाव से क्या करता है, जो उत्तक को डिग्रेड करने का काम करता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे साथियों पॉल्यूशन दैट इंटर द एयर फ्रॉम सोर्स अदर देन एग्रीकल्चर एंड दैट प्रोड्यूस प्लांट रिस्पॉन्स एंड क्लासिफाइड इज। यानी कि जो प्रदूषक है यह एयर में अन्य स्रोत से क्या करता है, एंटर करता है, जिसे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करके देखेंगे। तो देखिए प्रदूषक है, इसे हम मुख्यतः दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक है गैसेस और दूसरा है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि गैसें, ठीक है, और दूसरा क्या है, पार्टिकुलेट मैटर, कणिकीय पदार्थ। तो इसके अंदर में हम गैसेस को दो भाग में देखेंगे, एसिड गैसेस और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ कम्बुशन। ठीक है, मतलब एसिड अम्लीय गैस और दहन के उत्पाद के रूप में यहाँ पर हम देखेंगे। जो यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के जो अम्लीय गैस हम देखेंगे, तो इनमें साथियों पहला है फ्लोराइड्स। ठीक है, तो फ्लोराइड्स को आप लोग पढ़े होंगे और कहीं कहीं पढ़े होंगे, तो यह क्या बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है, चाहे क्रॉप हो या हमारे पशुधन हो या मानव पर हो। ठीक है, और इसका जो मेन स्रोत है, ठीक है, जो कोयले के दहन पर, कंबक्शन ऑफ कोल, यानी कि जो कोयले के दहन पर, कोयले के दहन से ये निकलता है। ठीक है, इसके अलावा जो सिरेमिक, जो कांच के उद्योग है, ठीक है, वहां से फ्लोराइड क्या करता है, वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्लोराइड की बात करेंगे तो ये क्या क्या जी, जो कोयले के जलाने से, दहन करने से, है ना, जो सिरेमिक इंडस्ट्री है जहाँ पर कांच बनता है, ठीक है, वहाँ पर, इसके अलावा ईंट भट्ठे, वहाँ से क्या है, फ्लोराइड की भारी मात्रा में वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाता है। उस वायु में क्या होता है, फ्लोराइड खास करके बहुत ही मात्रा में पाया जाता है। और ये जो फ्लोराइड है आपको देखें तो यह पौधे में प्रभाव अगर हम बात करें, तो प्रभाव की अगर हम बात करें, देखिए पौधे में उत्पन्न करता है नेक्रोसिस। ठीक है, नेक्रोसिस घाव उत्पन्न करता है पौधे में, और यहाँ पर नेक्रोसिस तथा जो पौधों के जो किनारे में धब्बा, ठीक है, पत्ती के किनारे में धब्बा, तो आदि आपको क्या है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्लोराइड के लिए आपको याद रखना है, या कोयले के जलाने से, ईंट भट्टी से, कांच वाले जो इंडस्ट्री है, सिरेमिक इंडस्ट्री, वहां पर से, और इसका लक्षण क्या है, नेक्रोसिस, पत्ती किनारे में धब्बा आदि आपको देखने को मिल जाएगा। मैं इनमें कुछ स्पीसीज बता रहा हूँ, जैसे जो मोस्ट ससेप्टेबल है, सेंसिटिव स्पीसीज है, इनमें आपको याद रखना है बार्ली, ठीक है, यानी कि बार्ली, जौ, आपका इसी के अलावा आता है आपका अंगूर और पाम, स्वीट कॉर्न, ट्यूलिप। ठीक है, तो खास करके इनमें आपको याद रखना है अंगूर को इसमें अंतर्गत पूछ सकता है। ठीक है, अंगूर इसमें सेंसिटिव स्पीसीज होता है, बहुत ही, जो ग्रेप्स है बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। ठीक है, इंडिकेटर के रूप में भी हम फ्लोराइड के मानते हैं प्लांट में। अगर हम देखें तो उसी प्रकार से अगर एनिमल में देखें तो एनिमल में साथियों दांत और रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं देखने को मिलेगा। जो लंबे समय से जो कोल इंडस्ट्री है या ब्रेक्स इंडस्ट्री है, ईंट के जो उद्योग है उसके आसपास में रहते हैं, उन्हें रीढ़ की हड्डी और दांत से संबंधित समस्या देखने को मिल सकता है इस फ्लोराइड के प्रभाव से। हम दूसरा केमिकल देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड।
तो सल्फर डाइऑक्साइड खास करके कोयले के दहन, खास करके वहाँ पर के दहन जहाँ पर ताप विद्युत के लिए ये क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 क्या बोलते हैं यूज किया जाता है, जिससे रिलीज होता है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो भारी मात्रा में, ठीक है, पेट्रोलियम और कोयले के दहन से, पेट्रोलियम, ठीक है, और कोयले, ठीक है, पेट्रोलियम और कोयले के दहन से भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ये बाद में जो एसिड रैन होकर के मृदा को भी प्रदूषित करता है तथा महासागर, नदी आदि के जो वाटर स्ट्रक्चर है उसको भी परिवर्तन कर आपको देखने को मिल जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड के अगर हम देखें प्रभाव, अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो पत्ती में क्या होता है, पीलापन आपको देखने को मिलेगा। पत्ती में आपको क्या देखने को मिलेगा जी, पीलापन आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड थोड़ा सा, ठीक है, पत्तियों में आपको पीलापन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर और चीज़ों को देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है, और इसके अलावा पीलापन स्टार्टिंग में और बाद में इसमें हो जाता है क्लोरोसिस, ठीक है, क्लोरोसिस यानी कि पत्ती के क्लोरोफिल का नष्ट होना ही क्या है, क्लोरोसिस है। तो आपको पौधों में क्या है, पीलापन और क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से। तो देखिए साथी, इसमें आपको याद रखना है जो सेंसिटिव स्पीसीज है उनमें आपको याद रखना है अल्फा अल्फा, ठीक है, किसको याद रखना है, अल्फा अल्फा को याद रखना है। यहाँ पास आपको अल्फा अल्फा को याद रखना है, जो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कद्दू है, तंबाकू है, ये सब क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति सेंसिटिव होता है। जबकि हम इसका रेसिस्टेंट स्पीसीज की बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, तो आपको याद रखना है इसमें एस्पारगस और जो पोटैटो है वह इसमें क्या है, रेसिस्टेंस है, वह इसके रोग प्रतिरोधी माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें अमोनिया की बात करें साथियों, जो अमोनिया जो रिलीज होता है खास करके ये बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा अमोनिया के प्रदूषण, लेकिन उन स्थानों में आपको ज़्यादा मिल जाएगा जहाँ पास उर्वरक की जो भंडार रहता है, बहुत ही मात्रा में फर्टिलाइजर, अमोनिया युक्त फर्टिलाइजर के भंडार रहता है। तो वहाँ पर कभी दुर्घटना हो गया या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान दुर्घटना हो जाता है, उस दौरान आपको क्या है, अमोनिया की प्रदूषण क्या है देखने को मिलेगा। तो अमोनिया के जो प्रभाव है यह स्टार्टिंग में, शुरुआती में एक्सप्रेस नहीं होता है, यह थोड़ा से लेट में एक्सप्रेस होता है। और जब लेट में एक्सप्रेस होगा तो यहाँ पर जो ग्रास है, ग्रास क्या हो जाएगा जी, लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है, जो ग्रास है वह क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इसका इफेक्ट देखेंगे अमोनिया का, तो ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके जो पत्ती पर अनियमित रूप से क्या होगा, क्षति उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अमोनिया के लिए देख सकते हो। और इसका जो है खास करके जो सेंसिटिव है, इसको मानते हैं हम, आप लोग याद रख लीजिएगा, जैसे सेव, ठीक है, इसमें जो सेंसिटिव स्पीसीज है सेम, ठीक है, सेव, जौ और सेम, ये सब क्या है, इसके लिए सेंसिटिव स्पीसीज है। इसके अलावा इस चीज़ को याद रखने के अलावा इसका आपको एक चीज़ और याद रखना है, रेसिस्टेंस में अल्फाल्फा, वीट और गाजर, ठीक है, अल्फाल्फा, वीट और गाजर इसका प्रतिरोधी है। तो मैं आपको सेंसिटिव को यहाँ पर खास करके लिखा रहा हूँ, सेंसिटिव मन को आपको ज़्यादा करके याद रखना है। ये क्या है, इसका जो खास करके बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील माना जाता है, सेव, जौ, सेम, अल्फाल्फा, इनमें का क्या है, बहुत ही सेंसिटिव स्पीसीज है। इसके अलावा हम देखेंगे नेक्स्ट ओजोन के बारे में। तो आपको याद होगा साथियों, आप लोग ओजोन के बारे में इतने ही पढ़े होंगे कि ओजोन क्या करता है, हमारा रक्षा करता है। लेकिन रक्षा करता है ये किन मूल्यों में करता है, कहाँ पर सहायता करता है, तब आपको पता होगा कि वायुमंडल के जो ऊपरी सतह में ओजोन का जो परत पाया जाता है
ओजोन यानी कि O3 का परत पाया जाता है जो अल्ट्रावायलेट रे से हमारा रक्षा करता है। लेकिन यही ओजोन अगर वायुमंडल के निचले सतह पर अगर पाया जाता है तो यह क्रॉप के लिए विध्वंसक हो जाता है और मनुष्यों के लिए भी बहुत ही विध्वंसक प्रभाव करता है। अगर हम क्रॉप में देखें तो क्रॉप में स्टार्टिंग में जो उत्तक है उसके जो ऊपरी हिस्सा में क्या होता है, क्षति होता है और इसकी जो मात्रा की जो ओजोन की जो मात्रा है उसकी जो अंतर आपको देखने को मिलेगा जून जुलाई के इसी बीच में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के इसके ओजोन की मात्रा में भिन्नता देखने को मिलेगा। और इसमें पत्ती के ऊपरी सतह पर, ठीक, इन्फेक्शन प्रभावित कहाँ पर होगा जी, पत्ती के ऊपरी सतह, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, पत्ती के ऊपरी सतह पर तो आपको ओजोन के लक्षण दिखेगा, लेकिन साथ साथ क्लोरोसिस वगैरह या अन्य प्रकार की चीजें क्षति देखने को मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ओजोन के जो लक्षण है यह एक्सप्रेस नहीं हो पाता है और खास करके हमें तब पता चलता है जब हमारे क्या होता है, उत्पादन में कमी होता है, ठीक है जी। उत्पादन में कमी होता है तो पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, ओजोन क्या है, मात्रा क्या है, नीचे वायुमंडल निचली लेयर में बढ़ गया है। तो ये क्या है, इसका क्षति है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोरीन। तो क्लोरीन की बात करें साथियों, तो क्लोरीन जो गैस है ये इसका जो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा क्लोरीन का जो प्रदूषक, ठीक है। अगर ये क्लोरीन जो अगर कभी कभार जो बढ़ जाता है क्लोरीन की मात्रा वायुमंडल में तो यह क्या करता है, जो ब्लीचिंग करता है, जो पौधे के जो विशिष्ट प्रकार के नेफोसिस वगैरह आदि आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इसको ज़्यादा कंसीडर करके नहीं याद रखना है, बाकी ऊपर की चीज़ें हैं उसको ज़्यादा याद रखना है। हम नेक्स्ट इसी में देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ कंबुशन, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ कंबुशन के बारे में देखते हैं, दहन के उत्पाद। तो आपको याद होगा कि दहन से क्या क्या जो उत्पाद जो रहता है, खास करके देखिए जो दहन होता है तो वहाँ पर एथाइलिन, एसिटिलीन, प्रोपाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रमुख इसका क्या है, उत्पाद है। तो साथियों इनमें याद रखना है, एथिलीन का याद रखना है। तो एथिलीन खास करके वहाँ आपको देखने को मिलेगा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, खास करके या भी पेट्रोलियम वगैरह के भी जो धुआं रहता है वहाँ इसमें भी थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन खास करके पहले जो ऑब्जर्व किया गया था जहाँ पास पॉलीथीन का जो इंडस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि एथिलीन का ही संघलन से ही पॉलीथीन का निर्माण होता है, ठीक है। एथिलीन का बहुलक है पॉलीथीन, ठीक है। तो पॉलीथीन के फैक्ट्री के संपर्क आसपास में कॉटन में क्या है, इसका ऑब्जर्व किया गया था सबसे पहले, इसको याद रखना है। इसके अलावा तो एथिलीन का जो प्रभाव अगर हम देखें तो एक सेकेंड, अगर हम एथिलीन के प्रभाव को देखेंगे तो जो प्रौद्योगिक जितने भी जो ऑटोमोबाइल क्षेत्र है, ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव नहीं ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो प्रभाव देखोगे एथिलीन का तो मुख्य रूप से क्या है, एथिलीन क्या है, प्लांट हार्मोन है एक प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, सोइल एंड वाटर पॉल्यूशन, डैमेज टू क्रॉप, एनिमल एंड ह्यूमंस, यानी कि मृदा और जल प्रदूषण से फसल, जानवरों और मनुष्यों को नुकसान। तो हम देखेंगे मृदा और जल प्रदूषण से हमारे जानवर को, हमारे फसल को और हमें क्या क्या नुकसान पहुंचता है उसके बारे में देखेंगे। तो पहला पॉइंट है साथियों, सेडिमेंट यानी कि तलछट। तो तलछट से अभिप्राय है कि वह स्थान, वह संसाधन जो दूसरे जगह से के आता है, यह एक दोहरे प्रभाव करता है, यानी कि पानी के बहाव से लाए गए विभिन्न प्रकार के जो काकड़ पाथर वाला जो हिस्सा है, रेत वाला, जो आकर के डिपॉजिट हो जाता है और इसका बहुत ही दुर्लभ हानिकारक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जिस स्थान पर सेडिमेंट जम जाता है उस स्थान की भूमि को क्या करता है, बंजर करने का काम तो करता ही है, इसके अलावा जिस स्थान का वह लाए रहता है उस स्थान को भी वो क्या करता है, पूर्णतः खाली कर देने का काम करता है। साथियों जो जहाँ पर तलछट की जमाव होता है, सेडिमेंटेशन होता है, वहाँ की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को, जल धारण क्षमता को कम कर देता है, ठीक है, जल धारण क्षमता को कम कर देने का काम करता है तलछट, और जिससे हमारे मृदा मूल्य घट जाता है, ठीक है जी। तो मृदा मूल्य किसके कारण घट जाता है, इस तलछट के कारण से मृदा मूल्य घट जाता है। इसके अलावा अगर हम तालाबों में भी देखें तो इस तलछट सेडिमेंटेशन की वजह से वह उसकी जो जल धारण क्षमता है वह कम हो जाता है, ठीक है, तथा विभिन्न प्रकार के जो फ्लोरा को प्रभावित करता है। हम नेक्स्ट देखेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट
ठीक है, पौधों की पोषक तत्व। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर बोलोगे सर पौधे की पोषक तत्व ये कैसे प्रदूषक है, तो आपको याद होगा कि जो सीवरेज से जो वाटर जो है इसे विभिन्न जल संसाधनों में डिस्चार्ज कर दिया जाता है या क्रॉप लाइन की ओर लेकर के छोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, जिससे ये प्रदूषक युक्त जो पानी है खेतों में जाने लगता है। तो आपको पता होगा ये जो पानी है इससे क्या होता है, नाइट्रोजन और फास्फेट की जो अशुद्धि बहुत ही मात्रा में रहता है, जो हाउस वेस्ट निकलता है उससे, या विभिन्न कारखानों के जो पानी को ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें रेफर करते हैं म्युनिसिपल या गाँव से निकले जो सीवरेज के पानी का जो न्यूट्रिएंट से तात्पर्य है इसका, जो इसमें विभिन्न प्रकार के जली पौधे पनपने लगते हैं और उस पानी को एसेप्टिक कंडीशन में ला देते हैं, यानी कि वहाँ के जो पानी को विषाक्त कर देता है, और यही पानी हमारा ग्राउंड वाटर में भी प्रवेश करता है। बिना फिल्टर किए छोड़ा गया पानी जो हमारे लिए और हमारे क्रॉप के लिए भी हानिकारक प्रभाव साबित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इनऑर्गेनिक साल्ट एंड मिनरल्स। तो इसके बारे में हम बात करें, जो अकार्बनिक खनिज है, तो इस प्रकार के जो साल्ट मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा जो औद्योगिक इकाई है वहाँ से डिस्चार्ज किए गए वाटर में देखने को मिलेगा, जो आसपास के ज़मीन में जो लवण के जो डिपोजिशंस की वजह से वहाँ के मृदा के पीएच को कम कर देता है, मृदा के जो पीएच मान को, ठीक है, कम कर देता है। ठीक है, मृदा के पीएच मान को बढ़ा देता है। ठीक है, मृदा को जी क्षारीय कर देता है। ठीक है, मृदा को क्षारीय करने का काम करता है ये इनऑर्गेनिक साल्ट एंड मिनरल्स, जो प्रतिकूल रूप से बुरी तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। इसमें हम दो चीज़ को देखेंगे, एक आता है साल्ट नमक और दूसरा है बोरान। ठीक है, दो प्रदूषक को याद रखना है। हम नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट यानी कि जैविक अपशिष्ट के बारे में। तो जैविक अपशिष्ट को हम देखें तो जितने भी नगर पालिका से निकले हुए कचरा और जो पेपर मिल से निकले हुए लुगदी, जिस पर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का अटैक होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया का अटैक होता है, जिससे वहाँ पर O2 का शून्य होता है, असेप्टिक स्थिति उत्पन्न हो जाता है जो वाटर सोर्स में। ये हमारे जो वाटर में रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, तथा इस प्रकार के वाटर का हम सिंचाई भी करेंगे तो नुकसान होगा। नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस एजेंट, संक्रमण फैलाने वाले। तो संक्रमण फैलाने वाले को देखें तो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण है, जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जो रोग है वह क्या है, वायु प्रदूषण से नहीं होता है, वायु के माध्यम से नहीं पहुंच पाता है, वह जल तथा मृदा के माध्यम से पहुंच जाता है। इनमें हम देखेंगे जो एजेंट की बात करें तो मुख्य रूप से इंसेक्ट है, यह रोग को ट्रांसमिट करने का काम करता है, क्योंकि मृदा और पानी जो दूषित रहता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट है वह पनपने लगता है, जो मिट्टी के मैक्रो जो फ्लोरा है, हमारे लाभदायक जो कीट है या ऑर्गेनिक बैक्टीरिया वगैरह है उसको नष्ट करने का काम करता है, जिससे हमारी फसल है वह क्या करता है, हानि पहुंचता है। हम नेक्स्ट देखेंगे साथियों रसायन, जो विभिन्न प्रकार के केमिकल की अगर हम बात करें तो यह जैसे आप देख सकते हैं डिटर्जेंट्स। ठीक है, रसायन में आप देख डिटर्जेंट, कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी और ग्रोथ रेगुलेटर जो सब्सटेंस है। ठीक है, यहाँ पर संख्या क्या, डिटर्जेंट्स, कीटनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी, ठीक, निमेटोसाइड्स। तो इतने प्रकार के जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हम यूज करते हैं वह हमारे मृदा को क्या करता है, विषाक्त कर देता है, तथा हम जो चारा में यूज करते हैं वह चारा गाय अगर खाता है तो वह उसके दूध में भी क्या है, मात्रा देखने को मिला है। आपको एक मैं केमिकल का नाम जैसे हेप्टाक्लोर। ठीक है, हेप्टाक्लोर को अब क्या है, घास में डालने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि हेप्टाक्लोर की मात्रा दूध में पाया गया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के इसके अलावा कुछ साल पहले डीडीटी को प्रतिबंध किया गया था। डीडीटी का भी अल्प मात्रा हमारे क्रॉप में रह जाता था, इसीलिए उसे क्या है, प्रतिबंधित किया गया। तो इस प्रकार जो केमिकल है यह हमारे भोजन को विषाक्त करता है, जिससे हम मानव तथा हमारे पशु है वह बहुत ही बीमार पड़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन से तात्पर्य है कि
जो वाटर सोर्स के द्वारा लाए गए पर्याप्त जो मिनरल्स, ठीक है, जो वाटर सोर्स है, म्युनिसिपल्स जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व रहता है, खास करके नाइट्रेट युक्त तत्व और फास्फेट युक्त। ठीक है जी। इससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जलीय जंतु है, जलीय पौधे हैं जैसे एल्गी तथा जलकुंभी वगैरह घोर मात्रा में यहाँ पर पनपता है, जो इसी कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। ठीक है, जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स है यह पनपने का काम करता है। तो ये जो टर्म बता रहा हूँ जितने भी साथी हों इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही कलेक्टिव चीज़ों को मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है, हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अफेक्ट एनिमल एंड ह्यूमन, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण के जो जानवरों और मनुष्यों पर प्रभाव के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑन एनिमल्स। ठीक है, जानवरों पर प्रभाव को देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो प्रदूषण है यह जानवरों में गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के बीमारियों को पैदा कर किया है। आज के समय में जो बढ़ रहा है बढ़ती प्रदूषण को अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के एक से एक नया नया आज रोगों का इजाद हुआ है, वह सब इसी जो प्रदूषण का ही देन है। जिसमें अगर हम देखें साथियों तो विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक है वह इनके जो आवास को, जहाँ पर हमारे जो पशु पक्षी है जानवर जो रहते हैं उन आवास को भी बहुत ही गंभीर रूप से प्रदूषित किया है। जिनमें से एक प्रदूषक है जिसे मैं यहाँ पर स्पेशली रेफर किया हूँ, जैसे ओजोन। वायुमंडल के निचले जो स्तर पर ओजोन की मात्रा बढ़ती है तो फेफड़ों से संबंधित समस्या, फेफड़ों से जुड़े विभिन्न प्रकार के रोग हमारे जानवरों को होने लगता है, जो उनके जीवन के लिए बहुत ही घातक है। इसके अलावा नाइट्रेट और नाइट्रोजन और फास्फेट युक्त जो न्यूट्रिएंट की वृद्धि जल क्षेत्र में होती है, जिससे एल्गी और साइनोबैक्टीरिया पनपने लगता है और O2 की वहाँ पर जो जलीय आवास पे कमी हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हैं वह मरने लगता है। और ये जो बैक्टीरिया है हानिकारक एल्गी है, जो एल्गल ब्लूम का निर्माण होता है, तो विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक मटेरियल का भी निर्माण होने लगता है और पानी से बहुत ही भयंकर बदबू आने लगता है और पूरा हमारा जो जल स्रोत है उसको विषाक्त कर देता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतु है वह मरने लगते हैं दिन ब दिन। तो इस प्रकार से आप प्रतिकूल प्रभाव को देख सकते हैं प्रदूषण के। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, मनुष्य पर प्रभाव। तो मनुष्य पर प्रभाव देखेंगे तो मनुष्य में जो प्रभाव है विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से आज रोग उत्पन्न होने लगा है। दीर्घकालिक प्रभाव देखेंगे तो तंत्रिका से संबंधित प्रभाव है, ठीक है, नर्व से संबंधित प्रभाव है, या दीर्घकालिक प्रभाव के रूप में आज प्रदूषण की वजह से देखने को मिला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आज हर जो व्यक्ति है, खासकर जो साउंड पॉल्यूशन की बात करें तो आज व्यक्ति जो तनाव में है, डिप्रेशन में है, इस सब कहीं ना कहीं संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, तो हम देखें सामान्य जो प्रभाव देखें तो नॉर्मली आपको देखे होंगे धूल से एलर्जी, आंख में जलन, नाक व श्वसन मार्ग में संक्रमण आदि भी आपको देखने को मिलता है सामान्य रूप से। तथा दुर्लभ कुछ रोग देखेंगे तो कैंसर, खास करके है ना, जो अल्ट्रावायलेट जो रेस की वजह से आज विभिन्न प्रकार के अलग अलग कैंसर हो रहा है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे क्योंकि कैंसर में आज पहले क्या है बहुत ही कम लोगों के कैंसर ही केसेस आता था, लेकिन आज मैक्सिमम लोग क्या है कैंसर से पीड़ित हो रहा है, चाहे वो त्वचा का हो या ब्लड का हो या अन्य विभिन्न प्रकार के जो कैंसर आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, टाइफाइड, दस्त आदि जो बीमारी है यह प्रदूषण के कारण से मनुष्यों में फैल रहा है। इसके अलावा अभी अगर हम देखें तो जो तापमान है वह विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग है, भूताप जो है वह बढ़ा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग खास करके जो बढ़ा है, तो इसके जो कारक है विभिन्न प्रकार के जो वायु प्रदूषक, वायुमंडल में विभिन्न जो गैसेस जो कंपोजिशन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि के बढ़ने से विभिन्न प्रकार के तरह तरह की कैंसर तथा अन्य रोग भी बढ़ रहा है। और क्लाइमेट चेंज का भी हम करेंटली देख सकते हैं। अभी जो कोरोना वायरस भी चल रहा है, जो
अभी बहुत ही घातक रूप से मानव के लिए सामने आया है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोग बाधित तरह तरह की जो इजाद हो रहा है, इसका संबंध प्रदूषण से ही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि आपके साथियों को भी इस प्रकार के जो वीडियो है आपको मिले। और कोशिश करिएगा जितने भी जो मैं पॉइंट बताए हों अच्छा से कॉपी में नोट्स बना करके पढ़ें। वीडियो को बार बार भले ही सुन लें, लेकिन चीज़ों को बढ़िया से बना के पढ़ें, ताकि आपका जो क्वेश्चंस है वह बिल्कुल ना छूटे और आपको मेमोराइज में करा दूं। मैं जो लेक्चर डालता हूं बहुत ही यूनिक लेक्चर डालता हूं और आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे जो चैनल है उसमें बने रहें। हमारे जो नया व्यूवर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू साथियों।